बहुत बड़ा इवेंट और जिसको मैंने और हलीमा ने अटेंड किया। इस पे ये स्पेशल व्लॉग भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरा पार्किंग लॉट गाड़ियों से भरा हुआ था, पूरा स्टेडियम अंदर लोगों से भरा हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा इवेंट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हर साल अमेरिका ऑलमोस्ट आते हैं और इस तरह के ही बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे जो मैं बाकी बातचीत है वो स्टूडियो में करूँगा। न्यूयॉर्क में मोदी एंड अस, मैं उसको मोदी एंड यूएस भी कहूँगा, क्योंकि जिस तरह ये बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय डायस्पोरा की लीडरशिप ने किया, उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। बहुत बड़ा इवेंट था और मोदी एंड अस के लिए भारत की जो अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने इस इवेंट को किया और बड़ी एक्साइटमेंट थी। सिर्फ एक्साइटमेंट की बात नहीं, ये भी हमें पता चलता है कि जो हमारे भारतीय अमेरिकन्स हैं वो कितने मैच्योर हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने वेल इंटीग्रेटेड हैं, सिमुलेटेड हैं, और इसके साथ साथ वो भारतीय ऑप्टिक्स को किस तरह अमेरिका में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये सब कुछ हम कनाडा में भी देखते हैं और यूरोप में भी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं भी जाते हैं, भारतीय डायस्पोरा इसी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करता है। और ये है मेरे आज के व्लॉग का ख़ास तौर पर टेक कि जो भारतीय सिविलाइजेशन है, मैं इसको दुनिया की दूसरी बड़ी पैरेलल सिविलाइजेशन कहता हूँ। मुझे ख़ुद भारतीय होने पे गर्व है। इसके साथ साथ भारतीय इकॉनमी अपैरेंटली तो वो 5वीं बड़ी है, मगर वो भी दुनिया की पैरेलल तीसरी इकॉनमी ऑलमोस्ट बन चुकी है। थ्योरेटिकली वो बन जाएगी आगे जाकर कुछ सालों में तीसरी, मगर मेरी नज़र में वो इस वक्त तीसरी है। कैसे, वो भी मैं आगे जाके बात करूँगा। और भारत दुनिया की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ पैरेलल दूसरी बड़ी सुपर पावर है। सुपर पावर सिर्फ असला होना या पैसा होना ही नहीं है, ऑप्टिक्स हैं। दुनिया में आपको किस तरह देखा जाता है, किस तरह जाना जाता है, वो है सुपर पावर की एक डेफिनेशन। उस पर भी मैं आगे जाके बात करूँगा। और ये है आज मेरे व्लॉग का ख़ास तौर पर टेक। इससे पहले कि मैं सारी बातें आपके लिए खोलूँ, आपसे मैं विनती करूँगा कि आप मेरे YouTube के चैनल स्टैग टीवी के चैनल को भी और मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं वो सब बातें करूँगा जो मैं पीछे परिचय के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा था। कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रिसाइजली हम भारतीयों का दुनिया में इमेज इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब मेरी निगाह में ना सिर्फ हम दूसरी बड़ी पैरेलल सिविलाइजेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन के बाद, बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर भी हैं। ये जो सुपर पावर की मैं बात कर रहा हूँ उस पर कई भारतीय भी मुझसे शायद एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे मैं सारे अमल को देखता हूँ, ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कि मैं ये सारी बातें आप तक पेश करूं, मैं चाहूँगा कि मोदी एंड अस इवेंट की कुछ झलकियां भी मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये इवेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट भी था। मौसीकी का, डांस का बहुत बड़ा इवेंट था। मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अंदर स्टेडियम में जो कुछ हमने देखा वो आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे।
वक्त हम स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तो आपको इस कार्यक्रम में जो कुछ कल्चरल एग्जीबिशन थी, जो म्यूज़िक का वहाँ पे अमल था, वो हमने एक अपने स्टूडियो की म्यूज़िक की लेयर लगा के थोड़ा सा झलकियों की सूरत में दिखाया, क्योंकि हम कॉपीराइट के सिलसिला में ऐसा नहीं चाहते थे कि ये वीडियो आप तक पहुंच ही ना सके। बहरहाल ये वो स्पिरिट थी जो भारत के इस बड़े इवेंट के लिए, जहां मोदी जी आए, भारतीय डायस्पोरा ने इतना बड़ा इवेंट मोदी एंड अस के नाम से किया, ये वो कुछ झलकियां थी जो मैं आपको अपने व्लॉग में भी दिखाना चाहता था। अगरचे आपने बहुत सारी झलकियां ऑलरेडी यूट्यूब पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपने चैनल पे देखी होंगी, मगर मैं अपनी ओपिनियन के साथ ये सब कुछ आपके लिए पेश करना चाहता था, इसलिए मैं ये पेश कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे इस स्टेडियम के अंदर जहाँ 15,000 के करीब लोग मौजूद थे, और उनका स्वागत जिस तरह हुआ उसकी भी मैं चाहता हूं कि एक झलक आप तक पहुंचाऊं। Please be seated, and we will soon be with the Prime Minister. नमस्ते यूएस। अब अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने किया। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं। तो आपने वो मंजर देखा जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के इलाके में नासा कोलिसियम मेमोरियल स्टेडियम के अंदर पहुंचे और 15,000 लोगों ने उनका स्वागत किया। आने को तो यहाँ पर शायद 1 लाख से ज़्यादा लोग भी आ सकते थे, मगर इस स्टेडियम की कैपेसिटी ही इतनी थी और ऑर्गेनाइज़र्स ने बहुत ही बढ़िया ढंग के साथ जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे। पहली बार नहीं है कि अमेरिका में उन्होंने
भारतीय डायस्पोरा से बातचीत की हो, मुलाकात की हो। कई मुलाकातें उनकी गुज़िश्ता 10 सालों में हो चुकी हैं, इस तरह के ढंग के साथ, इस तरह के अंदाज के साथ। और इस बार जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे अमेरिका यात्रा की रिपोर्ट्स पढ़ी हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और गहरे हुए हैं, वो और आगे को बढ़ेंगे। और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायस्पोरा से बातें करते हुए खुल के इसको एक्सप्लेन किया। वो सब कुछ आपने टेलीविज़न पे ऑलरेडी देखा होगा, कुछ मैं भी आपको इस व्लॉग में दिखाना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायस्पोरा को बहुत खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो डायस्पोरा है, भारतीय अमेरिकन्स, ये उन्होंने यहाँ तक कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जो टर्मिनोलॉजी है उससे मैं ये भी मुराद लेता हूँ अमेरिकन इंडियंस। और ये भी एक नया जो उन्होंने एस्पेक्ट पेश किया, इसको भी दुनिया के मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। मैंने भी उस वक्त स्टेडियम के अंदर बैठे बैठे तुरंत उसी वक्त जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, इस बात का एक क्लिप भी ट्वीट किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोट भी किया था। अब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और उन ऊंचाइयों के साथ साथ कई हिकअप्स भी हैं और वो हिकअप्स भी चलते रहेंगे। जो सुपर पावर्स होती हैं, चूँकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसकी यही कोशिश होती है कि दूसरी सुपर पावर्स जैसे चाइना है, भारत है, किसी हद तक रशिया भी है और भी अब रीजनल ग्रुप्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो अमेरिका उनसे तल्लुकात अच्छे भी रखता है और जिनके साथ अच्छे नहीं रखने होते जैसे चाइना और रशिया, उनके साथ अच्छे नहीं भी रखता और साथ साथ जिनके साथ तल्लुकात अच्छे रखता है उनको कुछ न कुछ शॉकिंग जर्क्स भी देता रहता है। ये अमेरिका का एक तरीका है। भारत कैसे दूसरी बड़ी सुपर पावर है, ये बात तो मैं थोड़ा आगे चलकर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा को जो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, किन लफ्ज़ों में पेश किया और फिर उन्होंने बताया कि किस किस तरह उन्होंने किन किन सालों में अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान अमेरिका में डायस्पोरा से मुलाकातें की, उसकी भी एक टाइम लाइन उन्होंने पेश की। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तब वो एक आम आदमी के तौर पर अमेरिका की 29 स्टेट्स फिर चुके थे। इतनी स्टेट्स तो शायद खुद अमेरिकियों ने भी, बहुत सारे अमेरिकियों ने भी ना फिरी हुई हों। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए और देखिए। मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया, अपनत्व पाया। 2014 में मेडिसन स्क्वायर, 2015 में सैन होसे, 2019 में ह्यूस्टन, 2023 में वाशिंगटन और अब 2024 में और आप लोग हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को,
भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था, तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये है वो कहना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारतीय डायस्पोरा को, अमेरिकन इंडियंस को, कि आपके टैलेंट ने भारत और अमेरिका को जोड़ा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक कहा मोदी जी ने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जितना वाइब्रेंट भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में है, इतना शायद कोई भी डायस्पोरा अमेरिका में वाइब्रेंट नहीं। और इस वाइब्रेंट डायस्पोरा ने भारत और अमेरिका को कनेक्ट किया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत बड़ा टैलेंट का ओशन है, वो भारत से अमेरिका आया और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 सालों की कोशिशों से जिस तरह भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच हो रही है, जिस तरह ऑप्टिक्स चल रहे हैं दोनों देशों के, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। जैसा कि इसी विज़िट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्वाड के इजलास में शिरकत की। क्वाड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लब है जिसमें 4 बड़े देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अभी मैंने पीछे बात की थी कि भारत कैसे दूसरी सुपर पावर है। देखिए, इन 4 बड़े देशों में से 2 बड़े देश अमेरिका और भारत है। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी भी छोटी है, देश भी छोटा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट देश है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जापान अपनी पॉपुलेशन, अपने साइज़ के एतबार से छोटा देश है, इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जापान की अपना जो उनका जीडीपी का शेयर है वो बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट देश है। मगर भारत के पास 1.4 बिलियन लोग हैं। भले से भारत की इकॉनमी इस वक्त $5 ट्रिलियन के करीब है, चाइना की 15-16 ट्रिलियन की है, मगर चाइना का जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है वो चाइना के कल्चर को दबाए हुए है। और चाइना का जो बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज है वो भारत के मुकाबले में बहुत पीछे हमें नज़र आता है। तो सिविलाइजेशन के एतबार से भारत दूसरी बड़ी पावर है। अब सुपर पावर की मैंने बात की थी, जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये सब्जेक्ट है। अपरेंटली सुपर पावर साइंटिफिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे दूसरी बड़ी सुपर पावर चाइना बनता है और तीसरी बड़ी सुपर पावर यूरोपियन यूनियन, या फिर उसके बाद रशिया, और फिर भारत की बारी आती है। मगर भारत चूँकि सिविलाइजेशन के एतबार से और अपनी प्रोग्रेस के एतबार से जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है,
जिस रफ्तार से भारत के ऑप्टिक्स हैं, उन ऑप्टिक्स की वजह से भारत ना सिर्फ ग्लोबल साउथ की निगाहों में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाहों में भी दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर रियासत है। और जब इस तरह का इमेज, इस तरह के ऑप्टिक हों भारत के वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाहों में, ग्लोबल साउथ की निगाहों में, तो भले से भारत ऑफिशियली दूसरी बड़ी सुपर पावर ना सही, मगर अपने ऑप्टिक्स, अपने इमेज और अपनी एस्पिरेशंस के एतबार से भारत दूसरी बड़ी ताकत है। और फिर इसके साथ साथ भारत के लोग, भले से उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अभी हाइजीन के बहुत सारे मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करोड़ों टॉयलेट वहाँ पे बनाए और उनकी वजह से बहुत मसाइल हल भी हुए। इन तमाम तर के बावजूद जनता की जो एस्पिरेशंस हैं, जनता में जो डेमोक्रेटिक जो रवैया है, वो उनको, जिसे स्पिरिचुअली मैं कहना चाहूँगा, दूसरी बड़ी सुपर पावर बनाते हैं। मैंने खुद भारत के गली कूचों में एक गरीब शख्स को मोदी जी को मोदी कहते सुना है। ये भारत की डेमोक्रेसी की सुपर पावर है, क्योंकि भारत दुनिया की अपने साइज के एतबार से दूसरी बड़ी सुपर पावर है। अभी हमने 2024 में भारत के इलेक्शंस देखे, कितने स्मूथ, कितने फेयर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन से हमें पता चलता है कि भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो बहुत ही मसाइल ज़्यादा हो, उसके पास वसाइल भी ना हो, गरीब हो, मगर मैंने उसको दिल्ली की सड़कों में, उसको मैंने लखनऊ के बाज़ारों में एक कॉन्फिडेंस के साथ चलते देखा है, और एक हम्बलनेस, एक कॉन्फिडेंस साइमल्टेनियसली है। ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत कम दुनिया की नेशंस में आपको देखने को मिलता है। भारत की इकॉनमी अपैरेंटली $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मगर भारत में कैश इकॉनमी अभी भी इतनी ज़्यादा है, अनपैरेलल है। और वो पैरेलल इकॉनमी, यानी जो भारत की ऑफिशियल इकॉनमी की जो पैरेलल कैश इकॉनमी है, वो एक तरह से अनपैरेलल है, मैं ये कहता हूँ। और वो भी ट्रिलियंस डॉलर की इकॉनमी है जो अनअकाउंटेबल है। तो भारत के पास एसेट्स भी हैं, सब कुछ है, अभी बहुत इश्यूज हैं, बहुत मसाइल हैं। भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी इंतहाओं को छूता है। भारत के बहुत सारे विरोध करने वाले लोग खुद भारतीय बैकग्राउंड के, भारत की अपोजिशन पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बात पूरी दुनिया में जाके कहते हैं जी कि भारत की डेमोक्रेसी ख़तरे में है, तो मेरी हंसी छूट जाती है। क्योंकि भारत वो देश है जहाँ पे एक आम टांगा चलाने वाला शख्स, रेडी पे छलियाँ बेचने वाला शख्स अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके या इवन ट्विटर के ऊपर जाके ऐसी ऐसी बातें सरकार के ख़िलाफ़ लिखता है और वो इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक्सटेंट है, वहाँ पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हाइट्स हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये चाइना के किसी शख्स को नसीब नहीं, रूस के किसी शख्स को नसीब नहीं। यूरोप, अमेरिका और कनाडा के शहरी भी बात करते हुए, इतनी खुल के बात करते हुए 100 बार सोचते हैं, और उनको ये ख़तरा होता है कि ज़रा खुल के बात की तो पता नहीं कहाँ से लॉस चलता हुआ आएगा। तो ये सिचुएशन भारत का एक गरीब शहरी भी जो रेडी पे छलियाँ बेच रहा है, जो टांगा चला रहा है, उसको भी इस बात का ख़तरा नहीं होता। तो ये वो इंडेक्स हैं जो अपैरेंटली दुनिया के किसी पैरामीटर में नहीं आते, मगर मेरी निगाह में भारत को सिविलाइजेशन के एतबार से, डेमोक्रेसी की फ्रीडम के एतबार से, और जो इकोनॉमिक एनरिचमेंट जो पैरेलल इकॉनमी की वजह से है, उस एतबार से भारत को, जितना भारत आज हमें आगे नज़र आता है, उससे भी 10 गुना मेरी नज़र में भारत है। अब मैं वो बात करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी मोदी एंड अस इवेंट में कही। उन्होंने कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भारत में उनका एक ज़माने में इंतज़ार किया जाता था, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ भारत के अंदर लैंड करती रहती हैं। उन्होंने क्या शब्द बरते, मैं चाहूँगा आप भी सुनिए।
लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत ने अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये रियलिटी भी है। पूरी दुनिया देख रही है, तमाम भारतीय देख रहे हैं और इसीलिए भारत की और भारतीयों की पूरी दुनिया में बेइंतहा इज्जत की जाती है। ये अलग बात है कि दुनिया के कुछ देशों में कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो भारत को और भारतीयों को बदनाम करने के लिए अपना काम करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी कोशिशें भी डायस्पोरा के इमेज के सामने ज़ाया हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्योंकि डायस्पोरा इतना बड़ा है। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। I salute you all. साथियों, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर लीडर के मुंह से भारतीय डायस्पोरा की तारीफ ही सुनता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय डायस्पोरा की बेहद तारीफ की और उस तारीफ के पीछे उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि मैं जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ, दुनिया के लीडर भारतीयों के हवाले से कोई शिकायत नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करते। भारत की सिविलाइजेशन क्यों दुनिया की दूसरी बड़ी पैरेलल सिविलाइजेशन बन चुकी है, भारत क्यों इटसेल्फ दुनिया की एक तरह से दूसरी बड़ी सुपर पावर बन चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग बंदी की कोशिशों को आगे बढ़ाने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा किरदार है। खुद इस बात को वेस्टर्नर्स भी मान रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट भी चाह रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये जंग किसी तरह से ख़त्म हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो ये सुपर पावर होने की एक शक्ल है कि भारत इतना इन्फ्लुएंशियल है कि दुनिया की सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग को डिफ्यूज़ करने में बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत डिप्लोमेटिक कोशिशें बिहाइंड द सीन चल रही हैं और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग
रुके और भारत की जो कोशिशें हैं वो काम आए। तो भारत यूरोपियन दुनिया के लिए भी और अमेरिकन्स के लिए भी, कैनेडियंस के लिए भी, ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी, जापानीज़ के लिए भी, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी इस वक्त उम्मीद की एक बहुत बड़ी शमा है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह भारत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में अरब देशों के साथ बेहद उम्दा तल्लुकात कायम किए, उसका क्रेडिट भी बीजेपी की सरकार को ज़रूर जाता है। अब हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आफ्टर ऑल इस सारी सिचुएशन में भारत का हमसाया देश पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया। मैं इसमें थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए यह बात करना पड़ रही है कि सिविलाइजेशन तो एक ही है, भाषा भी बहुत मिलती जुलती है, हिंदी और उर्दू जो कि बुनियादी तौर पर भारत की भाषा थी वो पाकिस्तान गई। अब पाकिस्तान की बड़ी भाषाओं में पंजाबी है, पंजाबी भारत की भाषा भी है। तो क्या वजह हुई कि पाकिस्तान टूट भी गया, एक ही साइकी, एक ही स्टाइल रखने के बावजूद, चूँकि उनके अंदर एक हेट्रेड का रवैया था, हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदुस्तान, हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूस, उस हेट्रेड ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को जला के रख दिया। खैर इतनी ही मैं बात करना चाहूँगा। मेरा यहाँ पे एक पसंदीदा टॉपिक भी है और मैं बहुत खुश हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम में मोदी एंड अस के इवेंट में उसको छुआ। वो है नालंदा अवार्ड का मामला, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का मामला। नालंदा यूनिवर्सिटी एन एंशिएंट सेंटर ऑफ नॉलेज जो भारत ने इस्टेब्लिश किया था, बिहार के अंदर वो यूनिवर्सिटी फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको रिवाइव किया है। और चूँकि हम यहाँ कनाडा में बैठे हुए नालंदा अवार्ड को 2 सालों से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही स्पिरिट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे लेके चल रहे हैं। नालंदा स्पिरिट का किस तरह उन्होंने जिक्र किया, किस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की बात की। मैं चाहता हूँ कि इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द बरते वो आप ही सुनिए। बल्कि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइव कर रहा है। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स भारत आकर पढ़े, हम इस तरह का आधुनिक इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं। बीते 10 साल में भारत में, ये भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं, बीते 10 साल में भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। 1 घंटे से ज़ायद इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। मैंने तो कुछ झलकियां आपके सामने पेश की हैं। उन्होंने चिप इंडस्ट्री की बात की जो भारत में अब बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से आगे चलना शुरू हो चुकी है, और जो उन्होंने और भी मुआवजे किए, जो उन्होंने और भी कंपैरिजन किए दुनिया के साथ, भारत के साथ, भारत के पिछले ज़मानों की तरक्कियों के साथ, और इस वक्त भारत जिस तरह आगे को बढ़ रहा है, वो सब बातें सुनने के लायक हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो भारत को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ख़ुद भारतीय लोग जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, भारत को और ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ की इंटेंशंस, इल इंटेंशंस भी होती हैं, वो भी इसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं भारत में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे सफाई सुथराई के मसाइल हैं। बिल्कुल उनका ये कहना दुरुस्त है, मगर हमें याद रखना चाहिए कि ये एक एंशिएंट सोसाइटी है, हज़ारों सालों से चली आने वाली सोसाइटी है। ये कोई यूएई की तरह का देश नहीं जिसको ड्यूरिंग द पास्ट 20-25 सालों में इस्टेब्लिश किया हो। बिल्कुल रेगिस्तान से वो देश बने हैं, तो जाहिर है वहाँ तो सफाई सुथराई बहुत होगी। ये कोई यूरोपियन या अमेरिकन मुल्क नहीं जो 100-150 सालों में इस्टेब्लिश हुए हैं। ये भारत है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है।
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी अपनी कोशिश है। जैसे हम देखते हैं जो भारत के नदी नाले हैं, जो भारत की बहुत ही पवित्र किस्म के दरिया हैं, जैसे हम गंगा की बात करें, वो शहरों में से जब गुज़रते हैं तो बेइंतहा गंदगी का हमें एहसास होता है उनको देख के। ये वही दरिया हैं जब ये पहाड़ों से चलते हैं तो साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत होते हैं, मगर बदकिस्मती से मिलियंस एंड मिलियंस के लोगों के शहरों में जब ये गुज़रते हैं तो तब इनका रंग बहुत ही गंदला हो जाता है। लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अब भारत ख़ास तौर पर 10 सालों से जिस तरह भारत में हाईवेज़ और स्काई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो सब के सब जो इश्यूज़ हैं वो हम पैरेलल देख रहे हैं। लेकिन भारत एक यूनिक सिविलाइजेशन भी है। हमने देखा कि चाइना भी एक सिविलाइजेशन, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के नाते अपने आप को रिन्यू करने में बहुत कामयाब हुआ। उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत से, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों से भी बहुत बेहतर डेवलप किया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मगर भारत के यहाँ इस तरह की डेवलपमेंट तेज़ी से रिसेंटली शुरू हुई है। और अब जब मैं कभी भारत जाता हूँ तो मुझे भारत में उस डेवलपमेंट्स के फ्रूट्स नज़र आते हैं, मगर जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने गलियाँ मोहल्ले जो बसे हुए हैं और बाज़ारों में बिजली के तारों के जो जाल हैं वो शायद मैं नहीं समझता वो ठीक हो सकते हैं। वो एक हिस्ट्री के तौर पर रहेंगे, लेकिन जो नया भारत बन रहा है वो बहुत आगे का है। फिर भारत ना सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन के एतबार से, ना सिर्फ अपनी इकॉनमी के एतबार से आगे बढ़ रहा है, बल्कि नए भारत में बहुत सारे और मामलात भी हम देख रहे हैं जो भारत को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। उस नए भारत में पुराने भारत का एक रंग है कि रंगों का भारत, स्पाइसेस का भारत, मौसमों का भारत। इसीलिए मुझे भारत के बॉलीवुड के कुछ गाने बहुत दिल को भाते हैं। वो भारत की रियलिटी को पेश करते हैं। जैसे एक गीत है रंगीला देश मेरा, उसमें बहुत उसको हमें दिखाया गया है कि ये रंगीला देश जो है इसमें कितने रंग हैं। फिर एक और गीत जो हम सब सुनते हैं, चक दे इंडिया, वो भी अपनी तरह का पंजाबी वलवले के साथ एक गीत है। मैं यहाँ पे एक गीत के कुछ बोल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं ये गीत चला नहीं सकता चूँकि कॉपीराइट का मसला है। ये गीत बहुत मशहूर है। सन 2000 की फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी का गीत है, शाहरुख खान पे पिक्चराइज़ हुआ और इसके जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब को मैं अक्सर क्रिटिसाइज़ भी करता रहता हूँ उनकी बहुत सारी बातों पे, और वो मैं शायद करता रहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन जावेद अख्तर साहब का ये गीत बड़े मज़े का है। ये भारत की साइकी को दिखाता है। इस गीत को कंपोज़ किया है जेतन ललित ने और उदित नारायण जी ने गाया है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी हैं, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। जब 2000 में ये गीत जावेद अख्तर ने लिखा था तब वाकई ही भारत की रुक रुक के गाड़ी चल रही थी, मगर चलती रहती थी। अब ये गाड़ी तेज़ रफ्तार हो चुकी है और इसीलिए जब उन्होंने तब कहा था कि अपनी छतरी तुमको दे देंगे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचेंगे तुमको चीज़ पुरानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी है बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये दिल की बात की थी जावेद अख्तर साहब ने। इस गाने को लिखने पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन पे जो मैं तनकीद करता रहता हूँ वो अपनी जगह पे जहाँ उनको मुबारकबाद देना बनती है मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ। ये वाकई ही भारत की साइकी का मामला है। जो तरक्की करता हुआ भारत है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं, और जो जनता है 1.4 बिलियन की, उनकी साइकी में ये सब बातें मिली हुई हैं। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हों
बांग्लादेश के 200 मिलियन लोग हों, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और इवन अफ़गानिस्तान, मालदीव के लोग हों, ये सब मिल मिला के 2 बिलियन से ज़्यादा लोग बनते हैं। और इन 2 बिलियन लोगों की साइकी यही है जो जावेद अख्तर साहब ने सन 2000 में लिखी थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा था, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी सी शैतानी, हम में काफ़ी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.